Hello and good evening. A very important video for all of you. All the students who are appearing in the June 2025 exam. क्यों इंपॉर्टेंट है वो आपको इसके टाइटल से ही पता चल गया होगा। अभी आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो अपने मॉक्स इवैल्यूएट करा रहे होंगे अलग अलग इवैल्यूएटर्स से, मेंटर्स से, ट्रेनर्स से। अगर आप उन स्टूडेंट्स में से हैं जिनको बहुत ही अच्छे नंबर आ रहे हैं, कहीं भी स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट हाईलाइट नहीं कर रहे हैं इवैल्यूएटर्स, आप 70 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं और 65 मार्क्स आ रहे हैं या फिर 60 मार्क्स आ रहे हैं, कोई फीडबैक नहीं आ रहा है क्योंकि आपको बहुत बढ़िया बताया जा रहा है, ये वीडियो आपके लिए है। आपको ऐसे केस में थोड़ा सा स्केप्टिकल रहना होगा, स्केप्टिसिज्म स्किल यूज करनी होगी। शायद मॉक इवैल्यूएशन ठीक नहीं हो रहा है। आई टेल यू द बेसिक रीजन व्हाई। बहुत अच्छे नंबर मॉक में आने का केस उन्हीं स्टूडेंट्स के साथ ज्यादा होता है जिनका पास्ट भी बताता है दैट दे हैव एक्चुअली एक्सेल्ड इन ऑल देयर पेपर्स। होते हैं ऐसे कई बच्चे, वाकई उनको उनके पेपर चेकिंग में ना कहीं भी मौका नहीं पड़ता है कि नंबर कहाँ काटें, तो उनका पास्ट भी बताता है। उनके जो प्रीवियस पेपर्स हैं उनमें भी मार्क्स 70s में 80s में आए होते हैं। लेकिन फिर भी मैं उन स्टूडेंट्स के लिए भी आज इस वीडियो में यही बोलूंगी, ऑलवेज क्रॉस चेक इफ द इवैल्यूएशन इज गेटिंग करेक्ट और नॉट। आप कैसे क्रॉस चेक करोगे, अब इस वीडियो में हम उसी पे बात करने वाले हैं। जहां पे प्रैक्टिकल नंबर्स हैं यानी FR, FM, PM, इनमें जहां पे भी कैलकुलेशन है वो तो आप, क्योंकि आप जिनसे मॉक इवैल्यूएट कराएंगे वो आपको आंसर शीट तो देंगे ही साथ में, सजेस्टेड आंसर की। इस आंसर की से आप चेक कर सकते हैं कि आपने क्या नंबर्स कैलकुलेट करे वर्सेस जो एग्जामिनर का सोल्यूशन है उसमें क्या नंबर्स दिए हुए हैं। तो नंबर और अमाउंट्स की कैलकुलेशन में इतनी दिक्कत नहीं आती, उसको चेक करने में इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। प्रॉब्लम आती है थ्योरी पोर्शन चेक करने में। हाँ, ये बिल्कुल डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज देयर यू नीड गाइडेंस ऑफ समवन जो बता सके कि आपका आंसर ठीक है कि नहीं है। अब लेट्स सपोज नहीं बता पा रहा है कोई, नहीं है आपके पास कोई भी जो आपको ये बता पाए कि आपका आंसर ठीक है कि नहीं है या फिर गलती क्या है, और आपने जिनसे अपना मॉक इवैल्यूएट कराया है उन्होंने भी फीडबैक कुछ नहीं दिया, आपको अच्छे अच्छे नंबर दे दिए बस। नाउ हाउ कैन यू चेक इफ योर आंसर्स आर करेक्ट और नॉट। मैं आपको 3 पेपर्स के सैंपल दिखाती हूं, एक ऑडिट, दूसरा SBL, तीसरा SBR। स्किल लेवल में आपके जो आंसर्स हैं यूजुअली बहुत ज्यादा आंसर राइटिंग नहीं होती ऑडिट के अलावा। जो आंसर राइटिंग होती है वो फिर भी छोटे पोर्शंस होते हैं, लेकिन ये 3 जो हैं ये स्पेसिफिकली ऐसे हैं, अगर आप इन तीनों की भी वीडियो देख के समझ पाएंगे तो आप FM, FR में भी इसको अप्लाई कर लेंगे। पहले आपको दिखाती हूं एक ऑडिट का केस। ये आपको जो स्क्रीन पे अभी दिख रहा है ये कैप्लन की एग्जाम किट का ही एक स्क्रीनशॉट है। लेट्स सपोज आपके मॉक में भी यही क्वेश्चन आया या ऐसा ही क्वेश्चन आया जिसमें एक न्यू ऑडिट क्लाइंट आ जाता है। आपने एक आंसर लिखा और आपके इवैल्यूएटर ने बोला सब बढ़िया, सब कुछ ठीक है। हाउ विल यू क्रॉस चेक कि आपने जो लिखा था वाकई वो ठीक है कि नहीं है। आप नोट डाउन करिए, एग्जामिनर हर आंसर में कुछ कीवर्ड्स यूज करेगा और थोड़ा सा आपको मेहनत ये करनी पड़ेगी कि ये समझना एग्जामिनर कहना क्या चाह रहा है। जैसे जो मैंने अभी हाईलाइट किया उसमें सबसे पहले तो एग्जामिनर ये बताता है कि इस कंपनी में क्या हुआ है या फिर इस कंपनी का केस क्या है। क्या आपने ये केस ब्रीफिंग लिखी? कौन सा मामला है जिस पे आप ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई कर रहे हैं? क्या आपने वो लिखा? तो सबसे पहली चीज आपको अपने आंसर में ये क्रॉस चेक करनी है क्योंकि एग्जामिनर तो लिख रहा है। उसके बाद में एज द टीम इज नॉट फेमिलियर, एग्जामिनर ने डिटेक्शन रिस्क वर्ड यूज किया है, अकाउंटिंग पॉलिसीज, ट्रांजैक्शंस, बैलेंसेस की बात की है। क्या आपके आंसर में ये वर्ड्स यूज हुए? अगर ऑडिटर्स रिस्पॉन्स की बात करें, ऑडिटर पियानो एंड कंपनी शुड एंश्योर सुटेबली एक्सपीरियंस टीम इज असाइंड। क्या आपने एक्सपीरियंस टीम की बात करी अपने आंसर में? क्या आपने एडिक्वेट टाइम एलोकेशन की बात करी? क्या आपने कंपनी को समझने के लिए अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंपनी, इससे रिलेटेड कुछ भी अपने आंसर में बात करी? अगर आपने बात करी है तो आपका इवैल्यूएशन ठीक है जी, यानी आपने ये सारे पॉइंट्स कवर कर लिए। लेकिन बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है आपने डिटेक्शन रिस्क वर्ड यूज नहीं किया। यहां आपके लिए भी एक लर्निंग हो जाएगी, डिटेक्शन रिस्क यूज करना चाहिए। दिस इज अ टेक्निकल टर्म विच द एग्जामिनर एक्सपेक्ट्स यू टू नो। जब नया क्लाइंट होता है
आप नहीं आइडेंटिफाई कर पाते हैं क्योंकि आपको उसके सिस्टम्स ही पता नहीं हो पाते हैं, आपको नहीं समझ में आता कि क्या चीज में मिसस्टेटमेंट हो सकता है। एज एन ऑडिटर इट इंक्रीजेस द डिटेक्शन रिस्क, यानी आप डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे कोई मिसस्टेटमेंट अगर हुआ तो डिटेक्शन रिस्क इज समथिंग विच द एग्जामिनर वांट्स यू टू राइट, वांट्स यू टू यूज। तो ये अगर आपके इवैल्यूएटर ने हाईलाइट नहीं किया है तो आपको इसी से पता चल जाएगा कि इसका मतलब इवैल्यूएशन में गड़बड़ हो गई है, तो आप करेक्ट करिए। अब जब उनसे पढ़ रहे हैं, जब उनसे पेपर इवैल्यूएट करा रहे हैं, अब लड़ने का कोई फायदा नहीं है, यू डू नॉट हैव टाइम दैट मच। इसलिए इस करेक्शन को करिए और समझिए कि ये कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि करेक्शन ठीक है कि नहीं है, इवैल्यूएशन ठीक हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि अटेम्प्ट तो आपका ही है। अब मैं आती हूं नेक्स्ट पेपर पे। नेक्स्ट पेपर पिक करते हैं एसबीएल। ये भी मैंने कैप्लन की एग्जाम किट का ही एक केस उठाया है जिसमें ब्रीफिंग नोट है और कुछ ये कोर जेट्स के कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है, कोर जेट्स वाला केस है, मिल जाएगा आपको जो भी लोग एसबीएल पढ़ रहे हैं। अब इस तरह का जब आंसर दिखता है इट बिकम्स वेरी टफ टू आइडेंटिफाई कि यार आंसर कैसे पता लगाऊं कि मेरा आंसर ठीक है कि नहीं है। फेयर इनफ, यहां पे भी लेकिन टर्मिनोलॉजी समझिए। सबसे पहली बात एसबीएल में ध्यान ये रखना होता है, आप एग्जिबिट्स में प्री सीन में जो जो इंफॉर्मेशन दी हुई है उसको कहीं ना कहीं यूज जरूर करें। तो पहला तो आप ये इंश्योर करिए कि क्या आपने सारे एग्जिबिट्स की इंफॉर्मेशन यूज कर ली है। जो जो यूज करते जा रहे हैं उसको आपको फिट करना है कि इसका मैं कहां यूज करूं। अपने आप आपको जगह मिलेगी उसको यूज करने की, कोई ना कोई टास्क पक्का ऐसा होगा जिसमें वो इंफॉर्मेशन यूज होगी। कई बार प्री सीन से इंफॉर्मेशन ज्यादा यूज नहीं होती, बट एट मेनी प्लेसेस इट इज सीन कि प्री सीन यूज होता है केस में। एग्जिबिट्स तो यूज होंगे ही होंगे, प्री सीन भी यूज होगा। नाउ इफ आंसर लुक्स लाइक दिस, हाउ विल यू आइडेंटिफाई आपने जो लिखा वो ठीक लिखा कि नहीं लिखा। इसमें भी कीवर्ड्स पकड़िए। जैसे यहां पे ओरिजिनल फाउंडर्स की बात करी थी, एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट ये वर्ड एक एग्जिबिट में था, क्या आपने इसको यूज किया है अपने आंसर में? पहला लेवल। दूसरा, कल्चरल वेब, क्या आपने इसको यूज किया है अपने आंसर में? तीसरा, हायरार्किकल एंड कंट्रोल सिस्टम्स, क्या आपने अपने आंसर में इसको यूज किया? पनिशमेंट रादर देन रिवॉर्ड, क्या आपने अपने आंसर में ये चीज डिस्कस करी है? हो सकता है वर्ड सेम नहीं हो, लेकिन क्या इंटेंट डिस्कस हुआ है कि कंपनी में एम्प्लॉयज के लिए पनिशमेंट इंस्टेड ऑफ रिवॉर्ड का सिस्टम ज्यादा चलता है, इसी की वजह से स्टाफ टर्नओवर बहुत ज्यादा है, क्या आपने स्टाफ टर्नओवर की बात करी है इस आंसर में? दिस इज हाउ यू विल आइडेंटिफाई कि एग्जामिनर क्या चाहता है, आपने वो दिया कि नहीं दिया, और ऑन दैट बेसिस आपका इवैल्यूएशन हुआ है कि नहीं हुआ है। अब लेके चलती हूं आप लोगों को एसबीआर पे। एसबीआर भी देख लेते हैं। ये भी एसबीआर की एग्जाम किट से लिया है मैंने क्वेश्चन। आईएएस 12 इनकम टैक्सेस, सबसे पहली चीज आईएएस का नाम और नंबर एसबीआर के लिए आपको याद होना चाहिए। हर आंसर में आप देखेंगे दैट द स्टैंडर्ड नंबर एंड द नेम ऑफ द स्टैंडर्ड बोथ आर रिटन एंड प्रेफर्ड बाय द एग्जामिनर। और एग्जामिनर की छोड़ो, आप शायद आने वाले 6 महीने में, आने वाले साल भर में मैक्स टू मैक्स यू विल बी अ प्रोफेशनल, यू विल बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। आपको याद नहीं होने चाहिए स्टैंडर्ड नंबर्स? होने चाहिए। इसलिए ये चीज तो आपको हमेशा नोट करनी है कि जो एक्सपेक्टेड आंसर फ्रॉम द एग्जामिनर आता है उसमें एक पैटर्न आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा इफ यू आर नॉट टेकिंग अ कोचिंग। अदरवाइज अगर आप कोचिंग ले रहे हैं तो आपके मेंटर्स आपको ये बता ही रहे होंगे कि भाई स्टैंडर्ड का नाम और नंबर आपको लिखना है। अब दूसरी चीज यहां पे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? यहां पे बात ये हो रही है कि डेफर्ड टैक्स असेट तब बुक करना चाहिए कंपनी को रिलेटेड टू कैरी फॉरवर्ड ऑफ अनयूज्ड टैक्स लॉसेस, अगर ये प्रोबेबल हो कि फ्यूचर में टैक्सेबल प्रॉफिट्स होंगे जिनके अगेंस्ट लॉसेस को यूटिलाइज कर लिया जाएगा। यानी कि जो लिखा हुआ होता है ना, आपको उससे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये लाइन का क्या मतलब है और क्या इसका मैंने कुछ भी रेफरेंस अपने आंसर में दिया है। आईएएस 12 ये बोलता है कि भाई आपके पास अगर अभी अनयूज्ड लॉसेस हैं तो एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस होना चाहिए कि फ्यूचर में प्रॉफिट्स होंगे ताकि आप इनको सेट ऑफ कर पाए। आज अनयूज्ड लॉसेस हैं, फ्यूचर में भी लॉसेस ही होने वाले हैं, तो टैक्स का बेनिफिट या रिलीफ नहीं मिलेगी फ्यूचर में भी। टैक्स की रिलीफ तब मिलती है जब टैक्स ड्यू बनेगा।
जब फ्यूचर में कमाओगे ही नहीं तो काहे का टैक्स ड्यू बनेगा? जब टैक्स ड्यू बनेगा ही नहीं तो आज के लॉसेस को कैसे सेट ऑफ करोगे फ्यूचर के प्रॉफिट से? मोटा मोटी यही सारी बात एग्जामिनर ने लिखी हुई है। आपको यही चीज समझनी है और आइडेंटिफाई करना है कि क्या आपके आंसर में भी डिस्कशन यही था। हाँ, ये बात मैं कंप्लीटली अग्री करती हूँ कि आप लोग प्रोफेशनली इसको नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल आप लोग हैं तो स्टूडेंट्स। पर फिर भी कुछ भी ना होने से कुछ तो होगा। अगर आपने अपने इवैल्यूएटेड मॉक को पलट के देखा ही नहीं और इसको बिलीव करते रहे कि हाँ भाई मैं तो 75 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करके 65 मार्क्स ला सकता हूं, देयर हैव बीन इंस्टेंसेस इन द पास्ट जहां पे शॉक की तरह आता है ये रिजल्ट। जब रिजल्ट आता है 50% मार्क्स आते हैं बच्चों के। दैट इज द ओनली रीजन आई अर्लियर यूज्ड टू से मॉक्स दो, बट नाउ आई कैन सी अ पैटर्न जहां पे बच्चे मॉक्स दे रहे हैं लेकिन इवैल्यूएशन ही ठीक नहीं हो रहा है। इवैल्यूएशन में इतने अच्छे मार्क्स दिए जा रहे हैं बच्चों को और एग्जाम में जब उनका रिजल्ट आ रहा है, margin of this difference between the mock marks and the exam marks, it's very big. As I always say, 10-15 नंबर का मार्जिन चलो तक भी ठीक है। उसका भी रीजन बताती हूँ, 10-15 नंबर भी आगे पीछे क्यों होते हैं। कई बार तो स्टूडेंट्स मॉक सीरियसली नहीं देते, कई बार मॉक पूरा अटेम्प्ट नहीं करते, जबकि एग्जाम में पूरा पेपर अटेम्प्ट करते हैं। कई बार उल्टा भी हो जाता है कि वो मॉक में ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं लेकिन एग्जाम में जाके डर जाते हैं। 10-15 नंबर का ऊपर नीचे बात समझ में आती है, लेकिन 20, 25, 30 नंबर का ऊपर नीचे बात बिल्कुल समझ में नहीं आती है। And I can see this pattern happening with many students that the margin of the exam marks and the mock marks is really very big. So अभी जब तक टाइम है, I have told you the technique of identifying कि आपका जो आंसर है वो ठीक है कि नहीं है, वो कैसे आइडेंटिफाई करोगे। थोड़ी सी मेहनत लगाओ। अगर मॉक देके आपने ये नहीं सीखा दैट वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग, फिर इन मॉक्स को देने का कोई फायदा ही नहीं है। यू आर वेस्टिंग योर मनी इन गेटिंग योर मॉक्स इवेल्युएटेड। ऑल्सो आप अपने लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं अटेम्प्ट खराब कर देने की। आई एम सॉरी टू यूज दोज हार्श वर्ड्स, बट आई डोंट वॉन्ट दैट यू आर लूज योर अटेम्प्ट। सिर्फ मॉक दे देने से बात नहीं बनेगी, देखो उसमें क्या फीडबैक आ रहा है एग्जामिनर का, आपके इवैल्यूएटर का। और कोई फीडबैक नहीं आ रहा है तो इसका मतलब इवैल्यूएशन ढंग से हुआ ही नहीं है। आई विल डायरेक्टली से दैट। बिन फीडबैक के अगर कोई भी मॉक चेक करके आपको दे रहा है, वो कंप्लीटली नेग्लेक्टेड वे से चेकिंग हो रही है। फिर अगर आप पेपर अच्छा करते हैं तो एग्जामिनर लिखेगा, आपको इवैल्यूएट करने वाला लिखेगा कि वेरी गुड, दिस पॉइंट इज करेक्ट। और क्या रह सकता था और क्या किया जा सकता था, कहीं तो कुछ तो दिखेगा भाई, कुछ तो एडवाइस आएगी। लेकिन कहीं कोई एडवाइस नहीं आ रही, क्या सही लिखा क्या गलत लिखा अगर वो नहीं आ रही, इसका मतलब मॉक चेकिंग सिर्फ नाम के लिए हो रही है। लेकिन बच्चों ध्यान ये रखना, आपका अटेम्प्ट है, एग्जामिनेशन फीस आपकी है, टाइम आपका है। ये 3 महीने हमें बिगड़ने नहीं देने हैं। आपको सिर्फ इतनी मेहनत ये करनी है कि 2-3 मॉक्स में लगाओ ताकत, देखो एग्जामिनर की क्या एक्सपेक्टेशन थी और आपने क्या लिखा। अगर आपने ये रियलाइजेशन अभी भी ले लिया, शायद 50 पे ही सही अटेम्प्ट क्लियर हो जाएगा। छोटी छोटी चीजों से ही हम पास होते हैं, रिमेंबर दिस पार्ट। इसलिए अभी डटे रहना है। आने वाले 10 दिन अगर आप डटे रहे, अगला क्वार्टर कुछ और ही होगा। लेकिन अब अगर आपने छोड़ दिया, सिचुएशन कभी भी एडवर्स चली जाएगी और वो किसी के लिए अच्छी नहीं होगी, ना आपके ट्यूटर के लिए, और सबसे बुरी तो आप ही के लिए होगी। हालांकि मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई फेलियर आपको डिफाइन नहीं करता, बट बेटे यहां एक एफर्ट लगा सकते हो आप अपने आप को बचाने के लिए। अगर इसके बावजूद भी फेल हो गए तो कोई बात नहीं, कम से कम एक मन में वो नहीं रहेगा कि यार हमने शायद प्रॉपर कोशिश नहीं करी, ये मलाल नहीं रहेगा। अपने को इसी पे काम करना है कि मलाल रहने का कोई मौका नहीं छोड़ना है। 2-3 मॉक्स हैं, 2-3 मॉक्स में करो इवैल्यूएशन, समझो कि कहां क्या गड़बड़ कर रहे हो। 100% समझ में नहीं आएगा, तुम इवैल्यूएटर नहीं हो, तुम में वो एक्सपर्टीज नहीं होगी। अरे 50% तो समझ में आएगा, 40% तो समझ में आएगा, कहां क्या इंप्रूव करना है।
हर 10 मार्क्स की लर्निंग एक मॉक में अगर आप ले लेते हो, अपने एग्जाम में भी आप 10 मार्क्स का पेपर अच्छा करना सीख जाते हो। 10-10 नंबर तो बहुत होते हैं, एक एक नंबर कीमती होता है यहाँ तो। इसलिए बिल्कुल डर के भागना नहीं है, डटे रहना है, चेक करना है कि मेरा इवैल्यूएशन ठीक हुआ कि नहीं हुआ। इवन मैं इस वीडियो में अपने स्टूडेंट्स को भी बोल रही हूं, प्लीज डू चेक। देखो मैंने कहा तुम्हें क्या करने बोला है, हर पॉइंट पे, हर पैराग्राफ पे जो कमेंट डाला है देखो, रीड करो, वो कमेंट क्या कहना चाह रहा है तुम्हें। करो कोशिश, माई ब्लेसिंग्स आर देयर विद यू। तुम सब पास होगे, लेकिन अभी इन 10 दिनों में लगे रहना है हमें, ठीक है? ढीले नहीं पड़ना है बिल्कुल भी। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। एक प्री एग्जाम टॉक आएगी एग्जाम से 2 दिन पहले या 1 दिन पहले, आपके लिए कुछ मोटिवेशन होगा उसमें। टिल द टाइम कीप ऑन स्टडिंग, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग एंड बी ब्रेव, bravely handle the exam. Thank you so much and take care.